अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बजट के हवाले से आप लोगों ने कहा था कि बड़ी पैमाने पे इस्लाहात होंगी, तो टैक्स मेजर्स तो हमें कुछ नजर आ रहे हैं। एग्जेम्पशंस खत्म की गई हैं, रिटेल सेक्टर के हवाले से टैक्स में इजाफा किया गया है, रियल स्टेट को भी जो उनके टैक्सेशन है उसमें इजाफा किया गया है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जा सकते थे या जो कि क्लेम कर रही थी हुकूमत, वो इस बजट में नहीं लिए गए। मैं शहजाद सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा, देखें जो कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ रहा है ये किसी एक मेरे ख्याल से फैसले का नतीजा नहीं है। जो मार्केट जिस तरह से इस सारी की सारी चीज को रीड कर रही है वो ये है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इन्होंने वो जिम्मेदार रास्ता इख्तियार करना है जिससे पाकिस्तान की जो ये स्टेबिलिटी है उनको हमने एंकर करना है। तो अगर ये मार्केट चीज एक्सेप्ट कर रही है तो खुद ब खुद ही आपको उसकी झलक इन टर्म्स ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस में, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटलुक, इन टर्म्स ऑफ करेंसी स्टेबिलिटी और बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें खुद ब खुद ही नजर आ जाएगी। तो जो बजट की और आपने उसमें इस्लाहात की बात की, मैं सिर्फ गुजारिश ये कहूंगा कि इस बजट के अंदर क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस थी एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी ये थी कि आपने अपनी ये जो इस्तेहकाम है उसको एंकर एंड परमानेंस देनी है। तो दैट वाज द डोमिनेटिंग थीम। बट नाउ वंस द फ्रेमवर्क इज लॉक्ड, nothing stops you from pushing down on the इस्लाहात वाला जो रास्ता है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा आप जिस चीज के ऊपर नोटिस करें वो ये है कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर मेरे ख्याल से दर्जन से ज्यादा दफा उन्होंने होम ग्रोन इस्लाती पैकेज की बात की और उन्होंने वहां पे पेंशन्स की जो लाइबिलिटी जो कई हजारों अरब के अंदर जा रही है उसको टैकल करने की बात की है। उन्होंने एक्सपोर्टर्स की कंपेटिटिवनेस को रीइंस्टेट करने की, रिवाइव करने की बात की है। उन्होंने होली काउस को कहा है कि जी हमारे लिए कोई होली काउ एग्जिस्ट नहीं करती, एवरीवन हैज टू पे देयर ड्यू शेयर इन द टैक्सेशन, क्या कहते हैं, जो आपका वॉलेट है। एंड इसके साथ साथ आपने जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर लोग हैं उनको पीनलाइज भी करने की कोशिश की है और डिजिटाइजेशन के थ्रू अपनी इन्फोर्समेंट को भी रीइंफोर्स करने की कोशिश की है ताकि हम ये कैरेट एंड स्टिक के साथ सबको अपनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर ला सकें। बारी बारी बात कर लेते हैं। जो स्टॉक मार्केट में गेन्स हमने देखे उसका तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन इसलिए भी था क्योंकि ये खबरें थी जिसको आप पहले ही कह रहे थे कि बेबुनियाद है कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया जाएगा, वो नहीं हुआ तो स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। दूसरा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ये उस दिन बात कही है शाहजेब साहब के प्रोग्राम पे भी कि ये जो बजट है ये इन लाइन विद आईएमएफ डिस्कशंस है, तो यानी कि हमें इससे बड़ी आसानी होगी आईएमएफ प्रोग्राम में जाने में, तो उसका भी एक पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट पे देखा गया है ना। जी मैंने तो आपसे इत्तेफाक किया ना। अब जो कैपिटल मार्केट की रिस्पांस की आप बात कर रहे हैं, देखें टैक्स रेट बिल्कुल बढ़ा है पर कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर फाइलर्स जो है उसकी सिर्फ टाइम की जो डायमेंशन थी उसको आपने विड्रॉ कर लिया है। सो अब जो फाइलर्स हैं क्योंकि वो अपनी आमदनी जो उन्होंने इन्वेस्ट की है वो उसके ऊपर ऑलरेडी इनकम टैक्स एंड बाकी की लेवीज दे चुके होते हैं, तो आपने वहां पे सिर्फ उनके गेन के ऊपर 15% की टैक्सेशन की है। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए आपने प्रोग्रेसिव आपने कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया है और मार्केट ने उससे ये सिग्नल लिया है कि आप किसी भी तरह ये जो नॉन फाइलर और ये जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं नाउ यू विल कम आफ्टर देम। तो और जो दूसरी आपने बात की कि आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रहे हैं और उनकी शराकतदारी के साथ ये मामला हुआ है, तो मैंने तो आपसे पहले ही कंसीड कर लिया कि अगर आपने स्टेबिलिटी को एंकर करना है, आपने इसको परमानेंस देनी है, तो आईएमएफ वेदर वी लाइक इट और नॉट वी हैव टू मूव इन पार्टनरशिप विद देम। तो ये मार्केट ने क्योंकि देखा आप वो रास्ता तय कर रहे हैं, आप अनप्रोडक्टिव यूजेस से स्पेकुलेटिव यूजेस में जो पैसा रियल एस्टेट में उससे निकाल के उसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यूएशन टेबल्स को रिवाइज कर रहे हैं, नॉन फाइलर्स को पीनलाइज कर रहे हैं, तो मार्केट is rewarding you with showing you their confidence। सबसे अहम सवाल होता है कि इस बजट के बाद क्या दोबारा महंगाई में इजाफा जो होगा वो किस हद तक होगा और कितने अरसे के लिए होगा, क्योंकि मिसाल के तौर पे एग्जेम्पशंस आप खत्म कर रहे हैं, जहां सेल्स टैक्स खत्म किया आपने उसके असरात आएंगे। पेट्रोलियम लेवी क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो है तकरीबन 4,845 अरब रखा गया, इसलिए लेवी में जो है 20 रुपए का मजीद इजाफा होगा, तो ये कितना इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि हमें कॉमन मैन को रिलीफ देना है, लेकिन 20 रुपए अगर लेवी बढ़ेगी तो उसका इंपैक्ट तो हर किसी पर आएगा। सर गुजारिश इस तरह से है कि मैं आज भी उस स्टेटमेंट को ऑन करता हूं कि हमने गरीब आदमी को प्रोटेक्शन देने की भरपूर कोशिश की है। गुजारिश इस तरह से है कि आप देखें बीआईएसपी की एलोकेशन कितनी बड़ी है, आप देखें कि सैलरी के ब्रैकेट्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा
रद्दोबदल नहीं की गई, मैक्सिमम और मिनिमम रेट्स के अंदर चंद हजारों का फर्क पड़ रहा है। उसके बाद जो आपने जो बाकी की बातें की कि जी पीडीएल को बढ़ा के और आपने इनडायरेक्ट मेजर्स के ऊपर रिलायंस किया, तो जो गैप अराइज हुआ है उसको किसी तरह मैथमेटिक्स भी तो आपने वर्क करनी थी ना। तो उसके अंदर जो एग्जाम्पशंस हैं, क्योंकि जो आसान एग्जाम्पशंस थी वो आप पहले विड्रॉ कर चुके हैं और आपने वो मैथ्स का नंबर भी वर्कआउट करना है जिसके अंदर आप टारगेट को अचीव कर सकें, तो यकीनन मुश्किल फैसले कुछ किए गए हैं जिसके अंदर आपने सेल्स टैक्स एग्जाम्पशंस को वापस लिया। पर एट द सेम टाइम डू अप्रिशिएट आपकी जो एपीआईज हैं हेल्थ सेक्टर के, उसको नहीं छेड़ा गया। रिन्यूएबल्स के अंदर जो आपका गवर्नमेंट का फोकस है उसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी हद तक प्रोटेक्शन दी गई है। इस पे मजीद क्लैरिटी दीजिएगा। पीडीएल का जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी 16 तारीख को आपको नजर आ जाएगा कि हुकूमत कितने अग्रेसिवली इस मेजर के ऊपर मूव करना चाहती है या नहीं करना चाहती, या इसको एक बैकस्टॉप अरेंजमेंट के तौर पे रखना चाहती है। मेरे ख्याल से देखें, जो चीज हम रिस्क नहीं कर सकते वो ये है कि खुदा ना खास्ता आईएमएफ के फ्रेमवर्क से या आईएमएफ के साथ हम रिलेशनशिप को स्ट्रेस करें, तो उस चीज के लिए कुछ सेफगार्ड्स बिल्ड किए गए हैं। हम उसको केयरफुली कैलिब्रेट करके तरीके के साथ अगर जरूरत होगी तो बढ़ाएंगे। अगर जो हमारे जो फिस्कल जो हमने जो इंटरवेंशंस की हैं अगर वो डिलीवर करती हैं, कोर्ट्स के अंदर अगर कोई लिटिगेशन नहीं होती, अगर हम उसके ऊपर प्रोग्रेस करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर अंदाज में कोशिश होगी कि रिलायंस आपकी डायरेक्ट मेजर्स के ऊपर है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर कम ये से जो कम इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, खासतौर पे मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, ये लेवी की हद तक है या जो एग्जेम्पशंस खत्म की गई हैं उसमें फिर डीजल पर, पेट्रोल पर जीएसटी भी लगाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उस पर एग्जेम्पशन मिली हुई है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। और आपको 16 तारीख को मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब खुद ही आपको उसके ऊपर बताएंगे उन्होंने क्या डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बात करें। पहले जब पिछली हुकूमतों के अंदर 60% पीडीएल भी होता था और सेल्स टैक्स भी होता, तो इस वक्त कोई सेल्स टैक्स लगाने की मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी प्रपोजल बजट के अंदर दी गई हुई है। यू कैन ऑल्सो कंफर्म इट, बट गुजारिश ये है कि आप शहजाद साहब ये भी चीज देखें कि पाकिस्तान आज भी उन ममालिक के अंदर जो इस खिते के अंदर है सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल बेच रहा है। आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ कीमतों का मुआवजा भी करके देख लें, उसके बावजूद क्योंकि इसका बोझ एक गरीब आदमी के ऊपर पहले पड़ता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब भरपूर अंदाज के अंदर आपको 16 तारीख को नजर आएगा, इसको गरीब आदमी के ऊपर बोझ को कुशन करने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल नॉट ट्राई टू प्ले टू मच विद बजट में ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसको बतदरीज बढ़ा जाएगा, एक साथ इसका इंपैक्ट पास ऑन नहीं किया जाएगा, जिससे हम पैसे को जनरेट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अली साहब, दूसरा आपने जो स्लैब्स की बात की, सैलरीड पर्सन के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि उनका टैक्स एट सोर्स कट जाता है तो बड़ी आसानी से हुकूमत हमेशा उन पर बर्डन पास कर देती है। आपने हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कहा था कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अभी भी अगर देखने को जो एग्जेम्पशन है 6 लाख तक है वो बरकरार रखी है, मैक्सिमम ब्रैकेट 35% है, लेकिन जो स्लैब्स को चेंज किया है उसके बाद तकरीबन 25% इजाफी टैक्स अब सैलरी क्लास से लिया जाएगा। पहले 300 अरब के आसपास था, अब 75 अरब और आप सैलरी क्लास से लेंगे। तो ये मुंसाफाना टैक्स निजाम कैसे हुआ जब आप कह रहे थे कि ऑलरेडी टैक्स पेयर पे मजीद बोझ नहीं आएगा? 75 अरब रुपए का तकरीबन मजीद बोझ आ रहा है इस पे। आई टोटली एक्सेप्ट योर कंसर्न। हमने भरपूर अंदाज में कोशिश की है, पर मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि देखें, दो तरह के मसाइल का हमें सामना था। एक तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो महंगाई से पिछले 2 सालों में उनकी चीखें निकल गई थी, तो उसकी वजह से अगर आपकी लाख रुपए महीने की तनख्वाह है और आप पहले कुछ टैक्स की अमाउंट दे रहे थे, तो अगर आप उस पर इंक्रीमेंटल उसका इंपैक्ट देखें शहजाद साहब, तो इट इज 1000-1500 रुपए। सो इट इज नॉट समथिंग दैट विल क्या कहते हैं क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट इंडिविजुअल। एंड एट द सेम टाइम जो हायर स्लैब के ऊपर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यू वर ब्लीडिंग टैलेंट, पीपल वर लीविंग द कंट्री, एंड आपका सारे का सारा वो जो इमिग्रेशन के नंबर्स थे उनके अंदर नजर आ रहा था कि 8 लाख 10 लाख बंदा साल का इमिग्रेट कर रहा है। तो टैलेंट को रिटेन करने के लिए मैक्सिमम स्लैब को भी दुनिया के अंदर जो आज भी हमारी ज्यादा समझी जाती है 35% के ऊपर मेंटेन किया गया है। उसके बाद जो उसकी स्लाइसिंग थी उसके अंदर स्लैब्स को जरूर आगे पीछे किया, जिसके अंदर कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी, मैं उसके लिए माजरत भी करता हूं। साइड पर है। वज़ीर आज़म साहब की भरपूर हमें ये हिदायत थी कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन देनी थी, बट प्लीज अंडरस्टैंड वी हैव टू रिमेन विद इन द आईएमएफ फ्रेमवर्क। मैं जिस जिम्मेदार आईएमएफ का कंसर्न अपनी जगह पे जरूर है, लेकिन आईएमएफ भी आपको ये कहता है कि आपने टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है और आपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। 35% की जो आप बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है, उसका आगाज तो अब हो जाएगा उस शख्स पे भी जो कि 3,30,000 रुपए माहाना कमा रहा है। पहले ये इससे ज्यादा था। दूसरी बात यह है अली साहब के इस वक्त जो सैलरी क्लास है वो वैसे ही 20%, 25%, 30% महंगाई हर साल जो पिछले 2-3 साल से है उसका सामना कर रहा है। अब यहां पे उनका टैक्स तो बढ़ गया,
जो कि वेरी करेगा डिफरेंट स्लैब्स में। शायद आप कह रहे हैं 1200 है, कहीं कहीं उससे ज्यादा भी है, लेकिन एक तरफ सरकारी मुलाजमीन है जिसकी तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया, बजाय लगता है कि एक सियासी फैसला है। तो क्या IMF ये कहता है कि सैलरी क्लास में मजीद बोझ डालो, लेकिन जो सरकारी अफसरान है अपना फिस्कल खसारा को ना मद्देनजर रखो और बढ़ा दो उनकी तनख्वाह जितनी बढ़ानी है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये, खसारे को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी सरप्लस का जो सैक्रोसैंक्ट नंबर है उसको बढ़ाया गया है 1%, जो मेरे ख्याल से नॉन नेगोशिएबल है विद इन द IMF फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड जो भी तनख्वाह की इंक्रीज हुई है उसको आपने उसके अंदर बजट प्रॉपरली किया गया, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भी महंगाई का बिल्कुल बोझ गिरा था पिछले 2 सालों में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए जो मिनिमम वेज है उसको 15% से बढ़ा के हमने कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये क्यों दे सकें कि आप भी अपनी सैलरीज जो हैं उनको बढ़ाएं। और हमने ये शिफ्ट भी किया कि कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी टैक्सेस की तरफ शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर आप अपने वर्कर्स को लुक आफ्टर करते हैं, हायर खर्चा उनके लिए करते हैं, तो आपको उसकी टैक्स की आपको अलाउंस मिल जाए। तो भरपूर कोशिश हुई है। डिस्पाइट दैट आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आई विश आई कुड हैव सेव्ड देम फ्रॉम फर्दर बर्डन। पर मैं जो एक गुजारिश कर रहा हूं शहजाद साहब, प्लीज अंडरस्टैंड, IMF कतन ये नहीं कहता कि सैलरी के ऊपर बोझ लगाओ, आपने ठीक कहा, पर वो साथ साथ ये भी कहता है कि हमें आपके ऊपर, जब आप कहते हैं कि हम वाइडनिंग की अपनी एक्सरसाइज को कंप्लायंस के जरिए एक्सपैंड करेंगे, तो वो कहता है कि 70 साल आपने नहीं की, तो इसलिए हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप करेंगे। इसलिए कंप्लायंस की बात हमारे से मत करें, आप हमसे बैठ के रेवेन्यू मेजर्स की बात करें कि आपने ये किस तरह अचीव करना है। तो एज वी गो अलोंग इन दिस ईयर एंड वी हैव मोर टू शो कि हमने डिजिटाइजेशन के जरिए, अपने कंप्लायंस के जरिए हमने अपने रेवेन्यूज को सब्सटेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंस वी विल बी एबल टू क्लॉ बैक सम रिलीफ फॉर दी सैलरीड क्लासेस। तो आप ये कह रहे हैं कि IMF यकीन नहीं कर रहा अभी भी इन तमाम तर बयानात के बावजूद जो आप या फिर औरंगजेब साहब देते रहे कि हम कंप्लाइंस करेंगे, अब जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको हम लेकर आएंगे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ डिजिटाइजेशन के जरिए, इसीलिए फिर मजबूरन यही करना पड़ता है कि जो टैक्स दे रहे हैं वो मजीद टैक्स दें। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये बजट जो है पिछले टाइम के लिए मुख्तलिफ होगा? मैंने आपसे कहा IMF इज एप्रीहेंसिव। उनको ये खदशा है कि पाकिस्तान ने अगर 70 साल में वाइडनिंग नहीं की, वो 70 साल औरंगजेब साहब के या मेरे या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के तो नहीं है ना जी। तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, एक इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट है। तो उन्होंने कहा है कि जी आप इस पाथ के ऊपर हमें चल के दिखा दें, क्योंकि 10% 11% टैक्स टू GDP कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है अगर आप उसको वाइडन कर लेते हैं। आप डायरेक्ट मेजर्स के अंदर इन्फोर्समेंट के जरिए, आप बाकी चीजों के जरिए लोगों को टैक्स नेट में ले आते हैं। आप प्यूनिटिव चार्जेस अपने लगा के जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फोल्ड में ले आते हैं। तो उन्होंने कहा आप ये हमें करके दिखा दें कि आप कर लेंगे तो वी विल गिव यू दैट अलाउंस। तो ये तो अब हमारे ऊपर है ना कि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हम इसके ऊपर किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं। ये बात अली साहब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे किस तरह से अपने लिए वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड टू शो कि हम इस चीज को कमिटेड है। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर में आप लोगों ने टैक्सेस लगाए हैं सेल और परचेज पे, और सिर्फ खाली प्लॉट्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा पार्क करते हैं, उसमें नहीं, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप लोगों ने 5% FED लगा दिया है। लेकिन जो रिटेल सेक्टर था उसके हवाले से बड़ी बहस हो रही थी। यहां पे आप लोगों ने उनका जो एडवांस टैक्स है उसको बढ़ा दिया 1% से 2.25%, यानी कि यहां पे फोकस ये कि उनसे ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन फोकस तो ये नहीं होना चाहिए था कि उनको डायरेक्ट टैक्सेशन में लाए, तभी तो बेस बढ़ेगा। देखें, जहां तक आप फाइलर हैं और आप अगर विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाते हैं तो आपके लिए तो ये इमटेरियल होना चाहिए कि उसका खर्चा क्या हुआ, क्योंकि आप तो अपनी रिटर्न में क्लेम कर लेंगे। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन फाइलर्स, तो हमने उनके लिए ट्रांजैक्शन करना मुश्किल भी कर दिया, क्योंकि अब पिनल आपने उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसके प्यूनिटिव चार्जेस होंगे, तो वो डिस्करेज होगा और उसके ऊपर ये बेहतर चॉइस होगी कि वो पहले ही डॉक्यूमेंटेशन की फोल्ड में आ जाए। अगर वो नहीं आएगा तो जो विद होल्डिंग टैक्स वो पे करेगा दैट विल रिमेन अनक्लेम्ड। तो उसके बाद आपकी इन्फोर्समेंट की एक्सरसाइज शुरू होती है कि ये डेटा वो निकाले कि कौन है ये शख्स जिसने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा करवा दिया है, उसका बेनिफिट नहीं लिया। तो उसके पीछे जो आपका डायरेक्टोरेट होगा जिसने वाइडनिंग करनी है, वो उनको टैक्स रिटर्न, उनको फाइलिंग के लिए उनको पुश करेगा, एंड अगर वो नहीं आते तो उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो दैट इज हाउ अब तक तो ये अप्रोच रही है कि ठीक है, अगर वो नहीं बनते टैक्स फाइलर तो आप उनसे विद होल्डिंग ले लें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम इन्फोर्समेंट करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने ये जो मैकेंजी की
जो McKinsey की डिजिटाइजेशन की जो एक्सरसाइज भरपूर अंदाज में चल रही है, कल वजीर आजम साहब ने 2 घंटे की उसके ऊपर मीटिंग भी ली है। उसका मकसद ही है कि एल्गोरिथमिक बेसिस के ऊपर पता चल जाए कौन लोग अच्छा खासा विदहोल्डिंग टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी असेसमेंट लेकिन मुझे अली साहब ये बताइएगा, क्योंकि उस दिन प्रेस ब्रीफिंग में भी इस पर बात हुई के लिए जाए ताकि वो कूड़े की टोकरी में ना उसको फेंक दें। तो इंशाल्लाह ताला डिजिटाइजेशन के थ्रू, ट्रैकिंग के थ्रू उनको भरपूर अंदाज में कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइएगा कि उस प्रेस ब्रीफिंग में पोस्ट बजट जो है मिफ्ता इस्माइल साहब के इस इकदाम की भी तारीफ की गई थी कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की कोशिश थी, तो इस सिमत में आपने क्यों नहीं सोचा कि फिक्स टैक्स लगा दें, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट करना और फिर उनकी सेल्स रजिस्टर करके उस पर उनको टैक्स लेना ये ज्यादा मुश्किल काम होगा, क्यों नहीं इनको फिलहाल फिक्स टैक्स रिजीम में लेके आया जाए? नहीं, उसके लिए देखें हमने उनको वॉलंटियरली आप ताजिर दोस्त के जरिए भी रजिस्टर करने की कोशिश की, और अगर आप देखें तो पूरी सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करने के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2.25% करके लगा दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है इससे पहले कि वो होलसेलर को अपना माल देगा वो 2.25% विद होल्ड करेगा। तो द सेम लॉजिक विल अप्लाई फॉर दैट विद होल्डिंग टैक्स ऑल्सो, कि अगर वो अनक्लेम्ड पड़ा रह जाएगा तो जिसके बिहाफ के ऊपर वो जमा होगा आप उससे बुला के पूछेंगे भाई ये तुम्हारा 10 लाख रुपए विद होल्डिंग चेक जमा हुआ है, तो इसका मतलब है तुमने कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस एंड सेल्स की होंगी, तो इसलिए बताओ तुम्हारी अपनी इनकम स्टेटमेंट कहां है। एंड दैट इज हाउ द प्रोसिक्यूशन एंड द फॉलो अप ऑन दैट रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज विल वर्क थ्रू द वाइडनिंग एक्सरसाइज। जी अच्छा, इसके अलावा बार बार एक बात जो कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और आप भी, वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ है, और इस हवाले से और ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये रियलाइजेशन है कि यार ये नॉन फाइलर की इस्तेलाह क्या है, ये होनी ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, अब इसको खत्म भी करना है। और इस हवाले से एक जो स्टेप लिया गया है जिसके हवाले से बात हो रही थी कि ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि सफरी पाबंदी होगी उस शख्स के ऊपर जो कि नॉन फाइलर है। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि आप लोग खुद ही बात कर रहे थे कि जो सिम वाला मामला ब्लॉक कर रहे हैं वहां पे भी कुछ गलतियां हुई है, लेकिन सफरी पाबंदी, कोई शख्स जा रहा है एयरपोर्ट पे गलत तरीके से उसका नाम डाल दिया गया, इसलिए जरा तफसील से बताइए कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी और कब से शुरू होगी? शहजाद साहब, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। देखें, नॉन फाइलर्स जो हैं और जो साहिब हैसियत हैं वो विद होल्डिंग टैक्सेस अपने क्लेम नहीं करते, अपनी रिटर्न्स के अंदर एडजस्ट नहीं करते, वो उनको एज हायर पेनल्टीज पे करके वो सिस्टम से डिसअपीयर होना चाहते हैं। तो गुजारिश ये, उनको खत्म करने ना करने का तो मतलब ही कोई नहीं है। आपके पास ये विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जो है एफबीआर के अंदर मौजूद है, आप उनको एल्गोरिथम्स की बेसिस पे उनकी इनकम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्फोर्समेंट के अंदर उनके थ्रू प्रोसिक्यूट करके उनको डॉक्यूमेंटेशन में ला सकते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली द पाथ दैट वी विल फॉलो थ्रू द डिजिटलाइजेशन एक्सरसाइज, एंड जो सारे का सारा वाइडनिंग का इनिशिएटिव होगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो ये कब से इसका आगाज होगा, ये जो सफरी पाबंदी की बात कर रहे हैं, में लाना है? हाउ सून विल यू इम्प्लीमेंट दिस? देखें, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो कल प्लेज किया है, एवरी 2 वीक्स the Prime Minister of Pakistan will have a follow-up meeting with the consultants, जो हमारी बगैर किसी कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे ये एक होलसम एक्सरसाइज एंड डिजिटल विजिबिलिटी देने के लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर 2 दफा हफ्ते महीने के अंदर देखेगा तो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट द चेयरमैन एफबीआर विल बी अंडर टू डिलीवर ऑन दिस प्रॉमिस। तो इंशाल्लाह ताला हमें बखूबी अंदाजा है, हम लोग सारे हल्के की सियासत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड एमएनए ऑफ लाहौर पहले एंड देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो हमें लोगों की तकलीफ का एहसास है, गिव अस सम स्पेस कि हम इसके ऊपर डिलीवर करके मॉडर्न टूल्स के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए, डिजिटाइजेशन के जरिए लोगों को प्रोसिक्यूट करके उनको पीनलाइज करके डॉक्यूमेंटेशन की फोल्ड में ला सकें। अच्छा, 2 और बातें जिस पे हम कह सकते थे कि एक ड्रास्टिक चेंज आया है बजट में। एक तो पेंशन के हवाले से, क्योंकि इस पे स्पीच में तो मेंशन किया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम इसके हवाले से फंड बनाने जा रहे हैं, लेकिन उस पे जो नए पेंशनर हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जो पेंशन फंड है वो पहले दिन से ही इनिशिएट हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी पेंशन पर है उसके हवाले से फिलहाल कोई मेजर नहीं लिया गया, और इसीलिए आप लोगों ने बजट में 1014 अरब रुपए इस साल के लिए मुख्तस किए हैं। इस हवाले से अब क्या हो सकता है और कितना जल्दी इकदाम लिया जाएगा? और दूसरा, आपसे भी पहले इस प्रोग्राम पे बात हुई थी कि कुछ इदारे आपको महकमे बंद करने पड़ेंगे जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिविजिबल पूल में पैसा जाता है, वो सूबों का काम है अब उनको वो चलाएं। उस हवाले से भी कहा है कि कमेटी बना दी गई है और बातचीत होगी, यानी कि इस दौरान जो प्री बजट डिस्कशन है उसमें शायद कोई आप लोग फैसला नहीं कर सके इस बात पे कि एक्शन इसी बजट में ले लिया जाए।
नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है। आई कुड नॉट अग्री मोर विद यू कि पेंशन्स जो है पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंसेस के लिए अब एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क बन चुका हुआ है। वो 1000 अरब से ज्यादा का फेडरल गवर्नमेंट में है, बट आप इसकी अगर अक्रूड लाइबिलिटी देखें तो वो कई 10,000 अरब से ज्यादा की। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। बट शहजाद साहब, सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सॉवरेन कमिटमेंट जो आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ किया है, उसको किस तरह से अटेंड करना है फॉर ऑलरेडी एम्प्लॉइज दैट आर ऑन योर पेरोल, इसके लिए एक भरपूर एक्सरसाइज पे काम हो रहा है और EC3 के थ्रू वो कैबिनेट में आएगा। जो चीज आपको देखनी चाहिए वो ये है कि फॉरवर्ड जो आपका जो ट्रैक है, जो फॉरवर्ड पाथ है, उसके ऊपर प्लेज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स की शक्ल में अनाउंस कर दिया है एंड उन्होंने 1 दर्जन दफा से ज्यादा उन्होंने इस्लाहात की बात की है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द बजटरी एक्सरसाइज। ये तो बाद में आप उसको सप्लीमेंट करके जब परमानेंस आ जाएगी उसके थ्रू सप्लीमेंट करेंगे, तो इसमें कोई टाइम का प्रेशर नहीं है। हम इसको एज सून एज पॉसिबल करना चाहते हैं एंड अगले चंद हफ्तों के अंदर आपको नजर आ जाएगा थ्रू द ECC प्रोसेस एंड द कैबिनेट अप्रूवल प्रोसेस के पेंशन को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, जो रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो एंड प्रोग्रेसिवली ऑल्सो। एंड दूसरी बात जो आपने की कि जी हुकूमत का फुटप्रिंट कम होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर कंसल्टेशंस हो गई हैं, इन प्रिंसिपल फैसले हो गए हैं, महकमे तय हो गए हैं, मिनिस्ट्रीज तय हो गई हैं। सिर्फ एक हाई पावर्ड मिनिस्टीरियल कमेटी बनी है कि उसके अंदर यह तय कर लिया जाए कि उन हुकूमतों की, उन महकमों के एम्प्लॉइज का क्या होना है, उन महकमों के उन एम्प्लॉइज की जो लाइबिलिटीज हैं उनका क्या होना है, और इसको कंक्लूड करके आपको वो बहुत जल्द, मेरे ख्याल से हफ्तों के अंदर नहीं तो महीनों में सामने आ जाएगा एंड उसकी एक प्लेज की एक रिफ्लेक्शन आपको पाक PWD के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक्शन अनाउंस किया उससे आपको रीएश्योरेंस मिलनी चाहिए। बट आई कुड नॉट एग्री मोर विद यू कि ये दोनों काम होने चाहिए ताकि हुकूमत का फुटप्रिंट भी कम हो और इसके साथ साथ जो रिकैलिब्रेशन सूबाई हुकूमतों के साथ होनी है वाया फिस्कल पैक्ट, नेशनल फिस्कल पैक्ट, उसको भी आगे एडवांस करने की क्योंकि फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिविल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। दूसरा ये जो तनख्वाह में इजाफा किया गया है 25%, ये IMF इसको अलाउ करेगा? क्योंकि कल फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ शो पर थे, उन्होंने कहा ऑब्वियसली सूबे भी अब मैच करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले बजट दे दिया, उन्होंने 10% का इजाफा किया था, लेकिन उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है सूबों और सेंटर पे वो 1500 अरब रुपए का आएगा। मैंने आपसे गुजारिश की सर कि इट इज द बजटेड एक्सपेंस एंड डिस्पाइट दैट वी आर मीटिंग द सैक्रोसैंक्ट जो आपका प्राइमरी सरप्लस का टारगेट होता है। अगर उसके बाद हमारी शराकतदारी को कोई चैलेंजेस आते हैं तो कोई चीज भी यहाँ पे हरफे आखिर नहीं होती। मैं सैलरीज की बात नहीं करूँ, देयर आर अदर रेवेन्यू मेजर्स एंड अदर ऑस्टेरिटी मेजर्स दैट यू कैन अडॉप्ट टू कीप दिस प्रोटेक्शन इंटैक्ट। तो मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा, लेट अस मूव फॉरवर्ड, अल्लाह ताला खैर रखेगा। और इसके अलावा इस पे बताइएगा कि आपसे जब बात हुई थी और आपने इसी फिस्कल पैक्ट के हवाले से बात की थी और ये इतलात आ रही थी कि कुछ अखराजात सूबों को कहा जाएगा वो बर्दाश्त करें, जिसमें BISP जैसे अखराजात हो सकते हैं, तो इस पर ऐसा लगता है कि इत्तेहादियों से और दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे कोई कंसेंसस नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, आप भी देखें इसके अंदर कंसेंसस जब डेवलप होगा तब ओनली यू कैन डेलीगेट दिस टू प्रोविंसेस। अगर नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो रिलिंक्विश नहीं कर सकती ना। तो बट मशावरत के साथ, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, एक भरपूर कॉन्वर्सेशन, एक भरपूर डिस्कोर्स का आगाज हो चुका है जो प्राइम मिनिस्टर खुद स्टीयर कर रहे हैं, विच विल लीड यू टूवर्ड्स एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप पब्लिक फाइनेंसेस इस मुल्क के, इन हमारे सारे सूबों के सेटल कर सकें। तो ये डिबेट बिल्कुल ऑन गोइंग है एंड जब तक कंसेंसस नहीं होगा इसके ऊपर ऑब्वियसली वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट में शिरकत नहीं की, कुछ उनके रहनुमा आए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बाइकआउट किया। अब जहां पे आपके पास एक गवर्नेंस की जिम्मेदारी है वहां पे आप एक सियासी शख्सियत भी है, क्या पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस क्या हैं और क्या रिजर्वेशंस उनके दूर करेंगे, या फिर जब ये डिबेट शुरू होगी बजट के ऊपर और वोटिंग का वक्त आएगा उसमें एक टफ टाइम पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत को दे सकती है? सर, पीपल्स पार्टी और सारे इत्तेहादियों के साथ जो भी वादे किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके साथ कमिटेड हैं। इंशाल्लाह ताला उनके जो भी उनकी रिजर्वेशन है उसको एड्रेस किया जाएगा और इसके साथ साथ उनको भरपूर इस बजट एक्सरसाइज के अंदर उनको कंसल्टेशन में भी रखा गया है, बेपनाह उनको अपडेट मीटिंग्स भी हो चुकी हुई हैं। तो अल्लाह ताला खैर रखेगा। द कंट्री नीड्स
टू एंकर दिस, क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, और लेट अस प्लीज वर्क टुगेदर। मैं किसी यहाँ पे ऑपोजिशन हुकूमत नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी प्लेज किया था, वी हैव टू अली साहब ये एक कंसर्न तो है ना, सिंबॉलिकली आप देखें, आप अपनी हुकूमत का, लेट अस मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। आप अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी कहते हैं कि हम इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके कंसर्न्स क्या हैं और क्यों वो ये कह रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया? ऑन द कॉन्ट्ररी आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, वो कहते हैं नहीं, हमसे बातचीत नहीं की, हमारी बातें नहीं सुनी गई। आप तसल्ली रखें, अल्लाह ताला खैर रखेगा। आवर हायर लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप इज एंगेज्ड विद देम। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, दे विल बी एड्रेस्ड इन टाइम, डोंट वरी अबाउट इट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, हमारे साथ मौजूद थे।